प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 5वां पाठ सर्वनाम कर रहे थे। तो हमने आपको परिभाषा बताया। सर्वनाम की परिभाषा बहुत ही सरल है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हमने इसके बाद आपको बताया कि सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सबका नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम आप जानते ही हैं। तो सबका नाम क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि वे सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सर्वनाम सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वह का ही हम उदाहरण लेते हैं। गाय दूध देती है तो हम लिखते हैं वह दूध देती है। रवि तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें हमने देखा कि चाहे गाय थी या रवि, दोनों के लिए हमने वह का प्रयोग किया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सबका ही नाम है। जैसे संज्ञा नाम के लिए हम प्रयोग करते हैं और सर्वनाम सबके लिए हम प्रयोग करते हैं। चाहे वह, जैसे वह शब्द का हमने आपको बताया कि चाहे गाय हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तो उनके लिए सबके लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको सबका नाम या सर्वनाम कहा जाता है। अब आ जाते हैं इनके भेद। मैंने आपको बताया था इसके भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं और ये भेद एक बार हम लोग बोल देते हैं और उनके बाद इसके बाद हम इनकी परिभाषा भी दिखाते जाएं ताकि आपको ये याद रहे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है? वे सर्वनाम के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला करता है, जैसे मैं, मुझे, और सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वह, उसे। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले हम भेद लिख देते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। परीक्षा में आ सकता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको 6 भेद बताने पड़ेंगे तथा उनका नाम लिखना। परिभाषा हमने आपको लिखवा ही दी है, सर्वनाम की उदाहरण आपको बता ही दिया है। तो आज शुरू करते हैं हम भेद से, सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनको हम लिखते हैं। सर्वनाम के भेद। देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हम भेदों के नाम लिखेंगे, फिर आपको उनके बारे में चर्चा की जाएगी और समझाया जाएगा, और फिर परिभाषा भी हम लोग लिखेंगे। दूसरा, कोई भी बच्चों आगे पीछे हो सकता है। जब मैं ये बोलूँगा सर्वनाम के भेद, तो जरूर पहला का मतलब ये नहीं कि केवल पुरुषवाचक ही पहला होगा। इसमें आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इनका क्रम बदल सकता है, इससे कोई गलत नहीं हो। दूसरा हम देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक। अनिश्चय
वाचक सर्वनाम। चौथा आ जाते हैं हम, चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक। और छठा है निजवाचक। निजवाचक तो ये है बच्चों, ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है या फिर सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है या किसी अन्य के लिए करता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो हमारे कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ है स्वयं के लिए, अपने लिए, मैं, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले मैं, मेरा, मुझे, ये सब निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो हम इनके एक एक करके आपको इनकी परिभाषा लिखा देते हैं ताकि आप इसको समझ भी सकें। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखना है, ध्यान देने वाली बात है कि बोलने वाला अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है। अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमारा, ये आएगा। और सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, और अन्य के लिए कि वह, उसे, उसका, उनका। तो ये क्या है? ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में हैं। तो हम परिभाषा लिखते हैं, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं और तभी हमें याद भी रहेगी। तो भेद आपको पता चल गए, सर्वनाम के 6 भेद हैं। हम पहला वाला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे की परिभाषा लिख देते हैं, भेद मिटा देते हैं आपको। आप इसे नोटबुक में भी लिखेंगे बच्चों। कौन कौन सी परिभाषाएं लिखेंगे एक बार मैं फिर आपको बता दूं। सबसे पहले आप लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण से, ये भी आ सकता है, या किसी भी भाग। एक दूसरा आ गया भेद। सर्वनाम की 6 भेद हैं, आपको पता है। परीक्षा में हो सकता है केवल आपसे भेद लिखने के लिए ही पूछते हैं, तो आपको 6 भेद पता होने चाहिए। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि किसी एक भेद की परिभाषा पूछी उदाहरण से, तो हमें तीनों तरह से तैयार रखना। अगर वो भेद पूछता है या भेद की संख्या भी पूछते हैं कि सर्वनाम कितने भेद हैं, तब हमें संख्या बतानी। या फिर ऐसे पूछता है कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, तो हमें 6 के नाम बताने हैं। तो आपको प्रश्न बड़े ध्यान से सुनना है और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। अगर सर्वनाम के भेद पूछता है तो आपको संख्या बतानी है। सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं तो आपको उनके नाम लिखने हैं। अगर किसी भेद की परिभाषा पूछता है उदाहरण से ही, तो आपको उसकी परिभाषा भी लिखनी है। और सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण तो आपने छोटी कक्षाओं में
ये सब पढ़ ही रखा है, जो कि बहुत ही सरल है। आप इसे लिखते भी जाएंगे। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से जो मैंने अभी लिख के बताए थे, और अब एक एक करके हम उन सभी भेदों के बारे में आपको बताते चलते हैं, और आप इसको अपने नोटबुक में भी लिखेंगे ताकि ये आपको याद रहे, आप इसे भूलें ना। तो शुरू करते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले बोलने वाला अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए, अल्पविराम, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, वाले के लिए, और या तथा, और किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तो बच्चों हम उदाहरण देंगे। सबसे बोलने वाला अपने लिए, बोलने वाला पहले अपने लिए इसका उदाहरण देंगे, सुनने वाले के लिए, फिर अन्य के लिए। सब उदाहरण हमें तीनों का ही देंगे साथ साथ, तभी ये अच्छा उदाहरण होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल बोलने वाले के लिए मैं, मेरा, मुझे लिख करके छोड़ देते हैं। ऐसे में जब हमें एक से अधिक चीज़ों को बताना है तो उनके उदाहरण ही हम अलग अलग लिखें। तो इसमें है मैं, मेरा, सभी नहीं लिखेंगे, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, बहुत सारे हैं, मैं 2 ही लिख रहा हूं। मैं। अब आता है सुनने वाले के लिए, तुम, आप। अब अन्य के लिए वह, उसे, आदि। तो हमने 6 ही उदाहरण लिखे हैं और ये सूची बहुत लंबी है, तो ये मत सोचिएगा कि बस हमने 6 लिख दिए तो सारे आ गए हैं। इसमें बहुत सारे शब्द और भी हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको एक बार फिर से समझा जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला अपने लिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो बोलूँगा मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सब बोलने वाले के लिए आएगा। अब सुनने वाले के लिए, जिसको कहा जा रही है, कही जा रही है बात, तुम, तेरा, आप, आपका, तुम्हारा, ये आएगा। और किसी अन्य, बोलने वाले, सुनने वाले के अलावा कौन हो सकता है? वह, उसे, उसका, उनका, उन्हें, वे,
ये सारे सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो इसकी परिभाषा एक बार देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैंने कुछ ही उदाहरण, दोनों के दो दो उदाहरण दे रखे हैं। मैं, मेरा, ये हो गया बोलने वाले के लिए। तुम, आप, सुनने वाले के लिए हो गया। वह, उसे, किसी अन्य के लिए हो गया। और आदि, आदि इसीलिए लगाया गया है कि यह सूची बहुत लंबी है, हमने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। तो आप इसे नोट करेंगे बच्चों अपने रफ कॉपी में, या फिर रफ कॉपी में नहीं, आप इसे अपने हिंदी क्लासवर्क कॉपी में नोट करेंगे, तभी आपको ये याद रहेगा और ये आगे की भी कक्षाओं में आपकी मदद करेगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, मेरा, तुम, आप, वह, उसे आदि। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम का, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का की परिभाषा और उदाहरण लिख दी। आप इसे याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भेद पे चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं इसे मिटा देता हूं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, इसमें निश्चय हो जाता है कि निश्चित होता है वह मेरा दोस्त। तो वह हम पता चल जाता है हम वह किसके लिए प्रयोग करें, ये बात निश्चित है। यह मेरा कलम है, यह मेरा मार्कर है, तो ये निश्चय है कि ये मार्कर किसका है, मेरा है। तो यह वह, ये जो शब्द हैं निश्चयवाचक, इसमें हमें निश्चित है कि यह वस्तु जो हम यह या वह का प्रयोग कर रहे हैं वह किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, वह कौन है, वह वस्तु के लिए है कि वह किसी व्यक्ति के लिए, किसके लिए, निश्चित बात है। तो इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो लिखते हैं हम अपना दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। जो शब्द, परिभाषा लिखते हैं, जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित वस्तु निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, का बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उदाहरण दे देते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण कौन कौन से सर्वनाम शब्द होंगे? यह, वह, ये, वे आदि। तो ये शब्द क्या है? इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि वह, यह, ये, वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। रवि तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो वह हमें पता है कि हम यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? रवि के लिए। रवि तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे वह निश्चित है कि ये जो वह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम जो वह है, वो यहाँ पे रवि के लिए है। तो हमें एकदम निश्चिंतता है कि वो कौन खास व्यक्ति कौन सा है या वो खास वस्तु कौन सा है। मार्कर, यह मार्कर काला है, यह मार्कर काला है, तो इसका यह क्या है? हम इसी मार्कर की बात कर रहे हैं, ये निश्चित है। तो इसके बाद परिभाषा फिर से हम लोग देख लेते हैं। आप इसे नोट करेंगे और याद करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है यह, वह, ये, वे आदि। तो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि यह मेरा मित्र है, यह मेरा मित्र है, तो इसमें हम निश्चय है, हम निश्चित हैं कि हम यह किस व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वह मेरा भाई है, तो यह भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। इससे हमें पता चलता है कि वह किसके लिए, किस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, उनके बारे में हम आगे चलेंगे। तो एक बार और इसको दोहरा देते हैं और आपसे अनुरोध है कि साथ साथ इसे लिखते जाएं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यह, वह, ये, वे आदि। अब हम चलते हैं अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक तीसरा भेद है, तो इसको मिटा देते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक, निश्चय वाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह अनिश्चित है, यहाँ पे कोई चीज निश्चित नहीं है। तो करते हैं इसका परिभाषा। जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, इसमें जैसे है कुछ, कोई, कुछ आदि। जैसे दरवाजे पे दस्तक हुई तो हम कहते हैं कोई आया है, हमें पता नहीं है कि कौन आया है, तो कोई आया है, तो कोई यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे क्या है? कोई अनिश्चय है। दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो हम कहते हैं बिना देखे कहते हैं कोई आया है, तो कोई क्या है? अनिश्चय। उसी तरह दूसरा है कुछ। आपने कुछ खाया है, तो कुछ का है, इसमें निश्चिंत तक कौन सी चीज़ खाई इसके बारे में हमें नहीं पता चलता, तो कुछ भी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम से हमें जब अनिश्चित कोई चीज़ होती है, ये वो शब्द सर्वनाम के शब्द होते हैं जिसमें जब हमें अनिश्चितता होती है, जब ये हमें पता होता है कि यह निश्चित नहीं है, तब हम इसका प्रयोग किया जाता है। कोई, कुछ। तो ये है कोई का और एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आपकी माँ आपको बोलती है आपका कोई दोस्त आया है, आप घर में हैं, माँ ने दरवाज़ा खोला तथा आपको क्या बताया? आपका कोई दोस्त आया है। माँ आपके दोस्त को नहीं जानती, अनिश्चितता बनी हुई है, इसीलिए माँ ने कहा आपका कोई दोस्त आया है, तो कोई यहाँ पे सर्वनाम है। कुछ, मुझे कुछ चाहिए, कुछ दो, मुझे कुछ दो, कुछ यहाँ पे सर्वनाम है जो उसमें अनिश्चितता बनी है, आपको क्या चाहिए, क्या आप मांग रहे हो। तो बच्चों ये थे हमारे, आज हमने 3 सर्वनाम के जो भेद थे उनकी परिभाषा और उदाहरण लिखा। तो आज का गृह कार्य भी आपका यही है कि आपको सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, वे भेद कौन कौन से हैं, इसे अपने नोटबुक पे लिख के याद करना है। और जो आज हमने किया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनका आपको परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना भी है और याद करना। कल हम इसके जो शेष और 3 भेद हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी परिभाषा और उदाहरण आपको लिखाया जाएगा। तो आज का गृह कार्य इतना ही, शेष हम कल करेंगे।